स्मार्ट हिस्ट्री क्लासेस 77 यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये, जो हमारे एलटी गेट, बीओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, आरओ और साथ ही बहुत सारे यूपीएससी और वनडे सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। और आपको सीधे मैप से इसमें जोड़ा जा रहा है। ये हम यहाँ पे जो प्यारा सा हमारा इंडिया देख रहा है, यहाँ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ये जो हमारे इस एशिया रीजन में आता है, ठीक है दोस्तों। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें आप जो इस सातों महाद्वीप को देख पा रहे हैं दोस्तों, तो ये आप देखें कि ये वही रीजन है दोस्तों। ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका वाला, ये अपना यूरोप वाला रीजन है, ये अफ्रीका है, और ये अपना एशिया महाद्वीप, और ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जो है ये अंटार्कटिका महाद्वीप पड़ता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इन महाद्वीपों से जब आप जुड़े रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि यही वाले लोग हैं, ये जो फ्रांस वाले, डेनमार्क वाले, स्विट्जरलैंड वाले, और यहीं पे हमारा जो ग्रेट ब्रिटेन है, तो इन लोगों ने मिलकर हमारे देश पर जो कब्जा जमाया था, तो यही लोग हैं। और यहाँ से खोजते 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 यहाँ से आते हैं और इंडिया पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। तो इन्हीं लोग के इतिहास और इन्हीं लोग के द्वारा गढ़े गए संविधान के बहुत सारे तत्वों पर हम चर्चा कर रहे हैं। और आज एक ऐसी क्लासेस है जो हमारे इंडिया के बिल्कुल इस रीजन को जो आप देख पा रहे हैं, जो अभी अभी में विभाजित हुआ, तो यहाँ से ये लद्दाख बन गया, और ये जो है जम्मू कश्मीर बचा, ये इतना छोटा सा, जिसको पाकिस्तान से अटैच्ड करके रखा गया है कि इनका जुड़ाव कम ना होने पाए, क्योंकि इनकी रिश्तेदारियाँ वहाँ पे बहुत हैं। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो हम आज इतनी महत्वपूर्ण क्लास है, जो आपके इस रीजन में जितने भारतीय राज्य हैं, इन राज्यों में जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं, उन परीक्षाओं में ये सभी राज्यों में आपके लिए ये हमारी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बिल्कुल चैनल पे बने रहें। और आइए हम आपको सीधे लिंक करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास से। बिल्कुल आपका हार्दिक स्वागत है। और आप बिल्कुल अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा इसी क्लास देखने के बाद। हमारे चैनल पर जो कि सभी विषयों के प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं, तो आप हिंदी, इतिहास, भूगोल, संस्कृत, संविधान, कंप्यूटर, सभी विषयों के प्रैक्टिस सेट आप बिल्कुल ज्वाइन करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं, बहुत ही वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न जो आप बिल्कुल एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं कि भारत परिषद जो अधिनियम है दोस्तों, ये अधिनियम 1909 के तहत भारत में सांप्रदायिक मंडल का आरंभ हुआ। ये इसको आपको याद रखना है कि सांप्रदायिक मंडल का जो आरंभ होता है, वो 1919 वाले भारत परिषद अधिनियम में स्टार्ट होता है। और ये भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947 के तहत दो राष्ट्रों के रूप में उदय होता है, एक भारत और एक पाकिस्तान के रूप में। ये था अंग्रेजों की संसद से जो पास हुआ था, वही एक अधिनियम है। उसी अधिनियम के तहत भारत को दो राष्ट्रों में विभाजित किया गया। और ये एक हिंदू जो मुस्लिम लीग थी, वो मुस्लिम लीग बिल्कुल मोहम्मद अली जिन्ना, वो कभी जो है कांग्रेस के साथ में नहीं रहे, और वो पूरी तरह से भारत पाकिस्तान के दो टुकड़े कर ही डाले। और आप देखेंगे जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव है दोस्तों, ये हमारे लाहौर वाला जो अधिवेशन हुआ था वर्ष 1929 में, तो ये वर्ष 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किया था। और आप देखेंगे संविधान जो निर्माण है, वो संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने जब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ये बार बार एग्जाम में आता है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने, नेहरू जी ने प्रस्तुत किया है। अब ये आपके दिमाग में सीधे लिंक कर रहा है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आगे आप आएँ, देखें ये सार संक्षेप है महत्वपूर्ण प्रश्नों का। और अभी तक आपने हमारी स्मार्ट हिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में हमारी क्लासेस को शेयर करिए। और देखिए कि क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे हम नरेगा कहते हैं, और ये बाद में मनरेगा हो जाएगी, इसके आगे एम और जुड़ जाएगा, लेकिन वो जब जुड़ेगा तो आपको चैनल पे बिल्कुल बताया जाएगा। और तुरंत ही जुड़ रहा है कि सबसे पहले तो ये संसद द्वारा 2 फरवरी 2006 से ये प्रारंभ किया गया, और 1 अप्रैल 2008 से देश के सभी जिलों में लागू किया गया। और अब आप ये देखें कि 2009 में महात्मा गांधी नाम इसमें जोड़ा जाता है। तो ये जो नरेगा है, ये नरेगा क्या हो जाता है,
मनरेगा। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको अच्छे से याद रखें। और इसमें नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड का जो आंकड़ा आया है उसमें 2017-18 में जो सर्वाधिक मिर्च का जो उत्पादन होता था दोस्तों, वो कर्नाटक राज्य करता था। ये कर्नाटक राज्य करता था, लेकिन इससे पहले जो है केरल में था, और अभी कर्नाटक राज्य ये है जो सबसे ज़्यादा मिर्ची का, ये जो चिली हमारी है, इसका उत्पादन कर रहा है। और आप देखेंगे कि बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जो बार बार हमारे एग्जाम पूछी जाती है। अब आप उसको याद रखें। उस पुस्तक का नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन। बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, आप चैनल पे बने रहें आपकी परीक्षा। मिडनाइट चिल्ड्रन के बारे में तो आपने देखा ही दोस्तों कि बिल्कुल कई बार एग्ज़ाम में आने वाला है, तो ये आपके लिए बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। इसके जो लेखक हैं सलमान रुश्दी जी हैं, कई बार हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इनका बिल्कुल हार्दिक स्वागत है। आइए, महत्वपूर्ण क्लासेस हैं, आप हमेशा इससे जुड़े रहें। और एक पुस्तक है घर और अदालत। तो ये जो घर और अदालत है, इसकी जो लेखक हैं वो लीला सेठ जी हैं। ये कई बार हमारे एग्जाम्स में आई हुई हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। अधिकतम नगरीय जनसंख्या का जो आरोही क्रम है हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप आरोही क्रम देख लें दोस्तों इसका, कि जो अधिकतम नगरीय जनसंख्या का आरोही क्रम है वो कम से ज़्यादा की ओर, ठीक है दोस्तों, ये कम से ज़्यादा की ओर ऐसे बढ़ते हुए जाएगा, तो इसी को आरोही क्रम कहते हैं। ये कम से ज़्यादा की ओर बढ़ते जाना। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप देखें कि जो नगरीय जनसंख्या है वो अधिकतम कहाँ पे है, तो ये अधिकतम आपको जाना है कम से ज़्यादा की ओर, तो जो है ये पश्चिम बंगाल आएगा, उसके अगले क्रम में तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। ये जनसंख्या का सही आरोही क्रम है। आप इसको बिल्कुल अपने माइंड में देख जो है सेट करते चलें। और देखें कि ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि सातवाहन का वंश जो है जो दोस्तों, इसके संस्थापक कौन थे, पूछा जाता है। तो आप इसको याद रखें, सिमुक जी थे। और ये चोल वंश का संस्थापक ये विजयालय महोदय थे, इसको आप याद रखें। और चेर वंश के संस्थापक पूछा जाए तो उदयन जर्रोल, आप इनको बिल्कुल याद रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कबीर दास जी की जो समाधि है दोस्तों, ये अब की बार आपके एग्जाम में आने वाली है। चूँकि ये बाबर और हुमायूं का टाइम धीरे धीरे बीत रहा है, तो अब कबीर दास जी फिर से आ रहे हैं, तो ये मगहर में इनकी आप समाधि स्थल को जरूर याद रखें। और इनको भी याद रखें कि सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। और ये जो गोविंद देव मंदिर है ये वृंदावन वाला फेमस है। और जो बौद्ध स्तूप हैं ये कुशीनगर के फेमस है। कुशीनगर कहाँ पड़ता है, तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आप देखें कि 1990 में लागू हुई आर्थिक नीति के माध्यम से हमारे भारत में निजीकरण, हमारे देश में उदारीकरण और वैश्वीकरण के मॉडल को अपनाया गया। अब 1991 में कौन थे, तो आप राजीव जी के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे पीएम कौन थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, तो भारतनाट्यम से। ये पूछा जाता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस क्षेत्रीय कलाकार हैं, तो आपको बताना है कि भरतनाट्यम की हैं। और कथकली के जो जाने माने कलाकार हैं कृष्णन नायर जी हैं, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, आप इनको भी याद रखें। और ये नारा पूछ लिया जाता है कि दिल्ली चलो का जो नारा है ये किसने दिया, तो ये हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया है। इनके एक फॉरगेटन हीरो नाम से इनकी जो मूवी भी बनी हुई है उसको भी आप बिल्कुल देखें। और करो या मरो का जो नारा था वो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने दिया। क्योंकि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन इसलिए महात्मा गांधी ने छेड़ा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था उसमें अंग्रेज पूरी तरीके से हार रहे थे, और ये भारत के लिए एक अच्छा मौका था कि हमें अपनी मांगों को तटस्थ करना चाहिए था। और आराम हराम है, जो है नेहरू जी ने कहा कि भैया ज़्यादा आराम मत करो, आराम हराम है। और हमारे जो लाल बाल पाल की टीम वाले हैं, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको मैं लेकर रहूँगा। आप इनको बिल्कुल याद रखें। ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार एग्जाम में, आप वीडियो को देखते चलें, एग्ज़ाम में आए वाले हैं। इसको आपने देखा और 2 से 3 बार आपने वीडियो को रिवाइज कर लिया तो बिल्कुल आपको याद होने वाला है। और आप इसको याद रखें कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो सार संक्षेप है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 को बिल्कुल आप ज्वाइन करें। और जो दूसरे प्रैक्टिस सेट हैं हमारे अन्य सब्जेक्टों के, आपको हिंदी
हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, कंप्यूटर, संस्कृत, विज्ञान, जर्नल स्टडी और भारत की महान विभूतियों और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को जरूर देखें। और आप देखें कि संविधान का जो अनुच्छेद 40 है ये निर्वाचक के जो सदस्य होते हैं उनका प्रावधान करता है कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचक सदस्य होंगे वो कौन कौन से लोग होने वाले, उसी के बारे में आर्टिकल जो है 54 में बताया गया है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, वो जो राज्यसभा है उसके भी और ये जो लोकसभा है इसके भी, इनके दोनों के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। और जितनी हमारे राज्य हैं सभी राज्य की विधानसभाओं के जो विधायक हैं वो सभी भी इसमें भाग लेंगे, इनके निर्वाचन मंडल में शामिल होंगे। और 70वें संविधान संशोधन को याद रखना, ये पूछा जाता है दोस्तों 1992 द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं को जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया, मतलब ये इससे पहले शामिल नहीं थी। और अब आप इसको बिल्कुल याद रखें कि इन चारों को अब दिमाग से भुलाना नहीं है। और ये अब की बार आपके एग्जाम में आ रहा है कि अनुच्छेद 54 ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति में दोनों सदनों के, अब आप लोकसभा राज्यसभा जान चुके हैं, समस्त राज्यों की विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित हैं। और 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि दिल्ली और पुदुचेरी चूँकि महत्वपूर्ण विधानसभा और जो है NCR दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है यहाँ के सदस्य जो कि महत्वपूर्ण थे भी भाग लेंगे इसमें। और अब आइए आगे बढ़ते हैं कि हम जानते हैं कि आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है जिसे गाइटर भी कहा जाता है। और जो इसमें गले के पास जो हमारी थायराइड की ग्रंथि होती है यहाँ पर, तो ये वाली ग्रंथि में दोस्तों सूजन आ जाता है, तो इसी में जो है समस्या आती है और ये आयोडीन की कमी से समस्या पैदा हो जाती है। आप देखें कि मुद्रा अवमूल्यन क्या है, तो ये जो मुद्रा अवमूल्यन होता है दोस्तों, ये किसी देश के द्वारा अपनी मुद्रा के मूल्य को कम करना, किससे कम करना है, तो जो अमेरिका वालों का जो USA वाले हैं इनका जो डॉलर है इसी डॉलर को कम करना है दोस्तों। इसी डॉलर से हम अपनी तुलना करते हैं और अगर हम ये डॉलर से जो है अपनी मुद्रा के मूल्य को कम करते हैं तो यही मुद्रा अवमूल्यन कहलाता है। और इससे ये होता है कि इससे आयात जो होते हैं वो महंगे हो जाएंगे लेकिन भारत से निर्यात करना सस्ता हो जाएगा, इसीलिए मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। अब देखेंगे जेट इंजन की जो कार्य प्रणाली होती है वो किस संवेग पे कार्य करती है, तो आप ये जान जाएं कि जो इसकी रेखीय संवेग संरक्षण की विधि होती है इसी पे जेट इंजन कार्य करता है। और जर्मन जो गणितज्ञ हैं खगोलविद ये जॉन केपलर जी, इन्होंने कहा है कि किन्हीं भी दो आकाशीय पिंडों की गति का वर्णन करने के लिए ग्रहों की गति के इन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किए थे। आप इसको याद कर रखना कि दो आकाशीय पिंडियों की जो गति का वर्णन है इसको केपलर जी ने दिया है। ये एक जर्मनी के रहने वाले व्यक्ति हैं जो खगोलविद थे। और कुष्ठ एक तो रोग होता है जो जिसमें रोग जो है कुष्ठ एक संक्रामक रोग है और जो जीवाणुओं द्वारा फैलता है। और ये तो बहुत ही लोगों को आपको समाज में देखने को मिलता होगा, ये हमारे भारत में बहुत से लोग ऐसे देखे जाते हैं। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की जो इकाई होती है उसी को जीन कहते हैं, आनुवांशिकता की इकाई ही जीन है। और जो ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं ये आनुवांशिकता के पिता कहे जाते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं। आप देखेंगे जो भारत रत्न पुरस्कार है इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई और भारत रत्न सम्मान पाने वाले पहले गैर भारतीय जो व्यक्ति थे वो अब्दुल खान गफ्फार खान थे जो लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था इन्होंने। और ये खुदाई खिदमतगार दल के संस्थापक भी थे, इसको आप याद रखना। ये पहले गैर भारतीय व्यक्ति थे अब्दुल खान गफ्फार खान जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला था। अब देखें कि मुगल शासक फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में ये 3000 रुपये मात्र में ये वार्षिक कर के बदले बंगाल में अतिरिक्त चुंगी दिए बिना अंग्रेजों को व्यापार की सुविधा दी। ये फर्रुखसियर महोदय को समझ में नहीं आया दोस्तों, और इन्होंने ये बिल्कुल ये 1717 में ही, और आप देखें कि 1857 में हम स्वतंत्रता संग्राम करेंगे और आपने चैनल पे नहीं देखा है तो आप बिल्कुल देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और बहुत ही जो है अच्छे से आपको बताई गई, सीधे आपके दिमाग को लिंक करने वाली क्लास है दोस्तों।
आप देखें कि इनको अतिरिक्त चुंगी दिए बिना इनको व्यापार की सुविधा दी जाती है, और जब किसी को सुविधाएं ज़्यादा आप देंगे तो वो आपकी सुविधा का दुरुपयोग करेगा, और उस दुरुपयोग से आपके हाथ से वो आपकी सत्ता तक छीन सकता है। ऐसे अंग्रेज और ऐसे फिरंगी की चर्चा हम कर रहे हैं, जो हमारे इसी पेंजिया में हैं, और ये तो पेंथालासस बिल्कुल लगे हुए हैं। अब ये घटनाओं का बिल्कुल सही क्रम है दोस्तों, इसको आप याद रखना है। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि जो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में किया था, और इसके बाद क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जनरल डायर उसका जिम्मेदार था, जिसमें 20,000 से अधिक लोग सभा में इकट्ठे थे। जो बेचारे जो है, जब वो चारों तरफ से घेर के जनरल डायर ने गोली चलवाना चालू किया, और इसमें बहुत से जो है हमारे लोग कुएं में कूद कूद कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो कूदे थे एक दूसरे के ऊपर इतने लोग कूद गए, इसमें सभी लोग मारे गए, और जो बचे उसको अंग्रेजों ने बिल्कुल गोलियों से भुनवा दिया। वो जनरल डायर ही था। ठीक है दोस्तों, और आप असहयोग आंदोलन देखें तो ये अहिंसात्मक जो असहयोग आंदोलन है महात्मा गांधी के नेतृत्व में हो रहा है, तो ये वर्ष 1920 को आरंभ होता है। ये वही महात्मा गांधी हैं जो दक्षिण अफ्रीका से सफल सत्याग्रह करके लौटते हैं, जो वहाँ जो है काले लोगों के साथ में ये लड़ाई लड़ते हैं। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में तो आप जानते हैं, 6 अप्रैल 1930 को शुरू होता है। ये दांडी मार्च वाला कार्यक्रम यहीं से रिलेटिव है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। साबरमती आश्रम का संबंध भी यहीं से आप बिल्कुल इसको लिंक करके रखें। ये सब महात्मा गांधी के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं स्वतंत्रता आंदोलन में, तो आप समझें कि महात्मा गांधी को पढ़ना ही रहता है। अब आप देखेंगे मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन है, ये 22 मार्च से 24 मार्च 1940 को हुआ था, और ये वही अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, जो एक बहुत ही बड़ा जो है अंग्रेजों का चाटुकार था, और फूट डालो राज करो नीति में ये जो है पूरा मुस्लिम अपने एक पृथक मुस्लिम धर्म की और मुस्लिम धर्म देश की स्थापना ही कर डाली। एक ऐसा जिहादी मोहम्मद अली जिन्ना जी थे। आप देखेंगे भारत का विभाजन इसने कर डाला, और इसके लिए इसने एक प्रथम मुस्लिम लीग बनाई, और उसी मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र की मांग की जिसे पाकिस्तान कहते हैं, और जो आज हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बना बैठा हुआ है। आप देखें कि ये सब भारत के ही पार्ट हैं, और आज भारत पे परमाणु बम और धमकी हमला करने की ये सब देते हैं। तो इन पाकिस्तानी, और अभी वहाँ का पीएम कौन है, तो जो बहुत बड़ा क्रिकेटर था झंडूबाम इमरान खान, वही जो है वहाँ का क्रिकेटर वहाँ का देश चला रहा है, और परमाणु बम की धमकी भी भारत को कभी कभी देते रहता है। आप देखें कि संविधान के भाग 20 के जो अनुच्छेद है 368 है, ये संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन करने की शक्ति देता है। तो जो संविधान संशोधन वाला जो सेक्शन है, आप वो सेक्शन हमारा देखें, ये संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अनुच्छेद 368 के तहत किए जाते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। संसद जो है भाग 20 में इसका उल्लेख है। ये एक एक लाइन इसकी महत्वपूर्ण है, ये वन लाइनर फैक्ट्स हैं, बिल्कुल रामबाण फैक्ट हैं। और अनुच्छेद 44 में जो समान आचार संहिता का उल्लेख है, अनुच्छेद 44 में ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो तुर्की या टर्की का जो इस्तांबुल शहर है दोस्तों, ये इस्तांबुल शहर एशिया और यूरोप में दोनों है, इसीलिए इस्तांबुल शहर को पश्चिम का द्वार नहीं, ये प्रवेश द्वार इसीलिए इसको कहा जाता है, किसको, इस्तांबुल शहर को, जो टर्की में पड़ता है। और ये बोस्पोरस जल संधि पूछ ली जाती है, तो ये काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ती है बोस्पोरस की संधि, आप इसको याद रखें। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप बिल्कुल चैनल पे बने रहें। आप देखें कि जो यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ होता है, वो सर्वप्रथम जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो आप बिल्कुल चैनल पे बने हैं तो आपको पता है, जवाहरलाल नेहरू जी। और ये राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। चूँकि ये गांधी जी का जो रिलेशन है, वो महात्मा गांधी का रिलेशन बहुत ही मजबूत गांधी परिवार की नींव से रहा है, इसीलिए तो पूरी
जनता और पूरे लोग चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पीएम बने, लेकिन मात्र महात्मा गांधी चाहते थे कि प्रधानमंत्री अगर कोई बनेंगे तो वो जवाहरलाल नेहरू जी बनेंगे। और अंततः उन्होंने जो है हस्ताक्षर भी करवा लिया सरदार वल्लभ भाई पटेल से कि नहीं, मैं भी सहमति देता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही भारत का पीएम बनाया जाए। और फिर उनको गृह मंत्री बनाया गया, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इसीलिए तो इनको लौह पुरुष कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति केवड़िया गुजरात में लगी है, आपके एग्जाम में आता है, आप इसको बिल्कुल याद रखें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर देख रहे हैं। तो आप देखें कि गांधी जी से गांधी परिवार का या कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। और बाद में नेहरू जी की जो पुत्री हमारी जो है महिला पीएम इंदिरा गांधी थी, ये यही महात्मा गांधी के टाइटल के साथ में फिरोज जी से शादी करती हैं और फिरोज भी फिरोज गांधी हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और आज आप इसी चैनल पे देखेंगे कि भारत में जो न्यायिक सक्रियता का संबंध है वो क्या है। उसका मतलब खाली इतना है कि न्यायिक सक्रियता का संबंध जनहित याचिका से है। और संविधान में मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इस समिति ने दोस्तों जो सिफारिश की थी वो मात्र 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने की सिफारिश की थी, लेकिन इसके भाग 4 51 का में जब ये जोड़ा गया दोस्तों तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इसमें जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे गंगोत्री ग्लेशियर वाली भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है, जो फरक्का बैराज के पास 2 भागों में विभक्त हो जाती है। दाएं भाग की सहायक नदी को हुगली कहते हैं। अब ये देखेंगे कलकत्ता इसी के किनारे बसा हुआ, मतलब आप पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं। चैनल पे बिल्कुल आप शेयर करते रहें दोस्तों। और देखें कि और इसके जो बाएं भाग की नदी है ये गंगा की मुख्य धारा है। इसी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि जब ये बांग्लादेश में पहुंच जाती है तो गंगा नदी क्या कहते हैं, तो वहाँ इसको पद्मा कहते हैं। और ये भारत का ही पार्ट है जो अंग्रेजों ने बांट के पूर्वी पाकिस्तान बनाया था। और वही पूर्वी पाकिस्तान है आज बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है, जो भारत का होना चाहिए था। लेकिन आदरणीय हमारी पीएम इंदिरा गांधी और अंग्रेजी यूएसए की जो सेनाएं थी, चूँकि 1971 का जब युद्ध चल रहा था तो अमेरिका के जो जहाज थे, उनके मरीन जहाज जो हमारी भारतीय सीमाओं पे पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल लड़ने की फिराक में हमारे भारतीय पीएम तक को गुमराह किया जा रहा था। उस समय इंदिरा गांधी ने बड़ी चालाकी से पाकिस्तान के हाथ से तो निकाल दिया, लेकिन एक अलग मुस्लिम देश भारत की छाती पे खड़ा कर दिया दोस्तों। ये हैं जो है गांधी परिवार की रणनीति और राजनीति। ठीक है दोस्तों, आप देखें नाबार्ड की जो स्थापना है वो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की जो स्थापना होती है वो 12 जुलाई वर्ष 1982 को होती है। और इस प्रकार के महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियों से आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस हमेशा रूबरू कराता रहेगा। आप देखेंगे महात्मा गांधी जी जो हैं इन्होंने सत्य के लिए जो आग्रह किया, इसका सर्वप्रथम उपयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। और वहाँ इन्होंने शोषण और अन्याय और रंग भेद, जो काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, तो ये हर दिल से हमारा नाता ये जो गाना बनता है, तो ये रंग भेद की नीति का विरोध ये हमारे साउथ अफ्रीका वाले रीजन में कर चुके थे। वहाँ पर भी इन्हीं फिरंगियों का कब्जा था और इन्हीं के विरुद्ध इन्होंने जो शोषण और इनकी रंगभेद की नीति थी गोरे और काले की, इसी के विरुद्ध सफल हुए थे। इसीलिए इनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि आप सबसे पहले भारत जब ये आते हैं तो इनको 1914 के बाद से कहते हैं कि आप खाली पहले भारत का भ्रमण करो और यहाँ की मूल समस्याओं को समझो, क्योंकि आप बहुत बड़े बैरिस्टर हैं। और गांधी तब जो है अधनंगा फकीर, तब इनको किसी ने नहीं कहा था कि ये अधनंगा फकीर हैं, वो तो विंस्टन चर्चिल। अब आप देखें कि कब कहा था, तो उसको आप हमें कमेंट करके बताएं दोस्तों। पहला स्वदेशी सत्याग्रह वर्ष 1917 में राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर किसानों के हित में ये हमारे महात्मा गांधी जी ने
किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। आप देखें कि वर्ष 1930 में रमन प्रभाव के कारण सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार मिला था। अक्सर पूछ लिया जाता है कि रमन प्रभाव का संबंध किससे है, तो ये नोबेल पुरस्कार से है। और ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सीवी रमन एक विशुद्ध भारतीय व्यक्ति हैं, ठीक है। और आप देखें कि इनको ये पुरस्कार मिलता है। और आप देखेंगे अक्सर एग्जाम में आता है कि भाई टमाटर जो है किस परिवार का सदस्य है, तो ये सोलैनेसी परिवार का सदस्य है। और इसमें दुनिया भर के अम्ल पाए जाते हैं, 10 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। इसमें प्रमुख है मैलिक अम्ल, ऑक्जैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और एस्कॉर्बिक अम्ल प्रमुख है। आप इनको याद रखें कि ये चारों अम्ल ही टमाटर में पाए जाते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम क्या है, तो रक्तदाब का जो नापने का यंत्र है उसको स्फिग्नोमेनोमीटर कहते हैं। और मनुष्य का जो सामान्य रक्तदाब होता है वो 120 से 80 है। तो आप इसको दिमाग में बैठा के रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रक्तदाब चेक करते रहा करो, खाली डॉक्टरों के भरोसे बहुत ज़्यादा नहीं रहना है। और बैरोमीटर जो होता है ये वायु दाब नापने वाला उपकरण है। और जो टैकोमीटर होता है ये वायुयान और मोटर नाव की गति नापने वाला उपकरण है। कि लेकिन ये चाहे जितनी गति नाप लें, अभी जो हमारा MI मिग जो है MI हमारे बिपिन रावत साहब जिसमें मरे MI-17 में, तो इस प्रकार जैसे उनकी शहादत हुई इस प्रकार के रशियन हेलीकॉप्टरों में, तो इनको तो बिल्कुल बंद कर दिया जाना चाहिए। इतनी ये जांच तुम्हारा बैरोमीटर और ये टैकोमीटर धरा का धरा रह गया। और हमारे देश का इतना बड़ा महान सिपाही जिससे सारी दुनिया डरती थी, हमारे बिपिन रावत साहब को ये इनके उपकरण बचा नहीं सके। और आपको देखें कि एड्स जो है इसका फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में आता है, तो इसको एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है एड्स का। इसका जो विषाणु का नाम है HIV और उसकी जांच के लिए एक टेस्ट किया जाता है उसको एलिसा कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रखें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और एक सामान्य शरीर का जो तापक्रम होता है पूछ लिया जाता है, तो वह चाहे 36.9 सेंटीग्रेड आप कहें या 98.4 फ़ारेनहाइट, ये हमारे शरीर का तापमान रहता है। और जो खतरे का जो सिग्नल होता है आप देखते हैं हमेशा लाल रहता है, क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो सर्वाधिक होता है, इसीलिए ऐसा होता है। और कोणार्क में जो मंदिर है विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, ये उड़ीसा में है। तीनों लाइनें महत्वपूर्ण है। और ये भारतीय स्थापत्य नहीं, ये एक महानतम कृति मानी जाती है हमारे भारतीय संस्कृति की। और ये जो कोण है दोस्तों माफ कीजिएगा, कि ये समुद्र तट, जो कोण का अर्थ होता है समुद्र तट और अर्क का जो अर्थ होता है सूर्य, मतलब समुद्र के तट पर स्थित सूर्य का मंदिर, इसीलिए इसका नाम कोणार्क है। और ये कोणार्क का प्रसिद्ध मंदिर हमारे उड़ीसा में पड़ता है, जो हमारा तटीय राज्य आप देखते हैं मैप में। बिल्कुल आप मैप का अध्ययन हमारे चैनल पे करते रहते हैं। अब देखें कोणार्क के मंदिर की जो योजना है वो सूर्य के रथ की तरह है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और हर्षवर्धन के बारे में आपने जो है अक्सर पढ़ा होगा कि हर्षवर्धन जो थे वो हर्ष के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कि जो चीनी यात्री ह्वेन-सांग जी हैं ये भारत आए थे। और ये ह्वेन-सांग का जन्म जो हुआ था वो 600 ईस्वी में हुआ था। और ये 600 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो चीन के होनन प्रांत के लियू नामक स्थान पे ह्वेन-सांग का जन्म हुआ था। और ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। अकबरनामा के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, इसकी रचना किसने की, तो अकबरनामा की रचना जो है अकबर के शासन काल में ही अबुल फजल ने किया था। और ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि भाई ये जो चंपारण है, ये चंपारण बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था, तो 1917 में एग्जाम में आता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, मोपला विद्रोह 1921 और चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। ये आपको सीधे सीक्वेंस लगाने को आ जाता है, तब आप इसको सीक्वेंस लगाना बिल्कुल नहीं भूलें कि पहले चंपारण 1917, फिर जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919, मोपला 1920, चौरी चौरा 5 फरवरी 1922। अब आपको याद रहने वाला है। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था, तो असहयोग आंदोलन था। आप बिल्कुल चैनल पे देखे हैं। और आप स्थायी बंदोबस्त के बारे में पूछा जाता है, तो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था, एग्जाम में आते हैं। और यह व्यवस्था कर्नाटक ही नहीं बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी लाई गई थी। और आप देखें कि जो हमारा भारत है ये ब्रिटिश भारत में
19% भूभाग पर इस समय लगाया गया था। और हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि मेरे पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा। ये किसने कहा था पूछ लिया जाता है, तो अब आप इसको बिल्कुल लाजपत राय जी को आपको नहीं भूलना है, क्योंकि ये लाठी चार्ज इनके ऊपर हुई और बाद में इनका देहांत भी हो गया। और इसका बहुत ही बड़ा विरोध पर जो है प्रभाव भी पड़ा, जिसके कारण आप ये असहयोग आंदोलन आप देखते हैं और खिलाफत आंदोलन भी धीरे धीरे इसी से लिंक किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ क्यों था? क्योंकि 1919 में जो है प्रावधानों जो 1919 का अधिनियम आया था भारत शासन अधिनियम में, इसमें आप देखें कि समीक्षा हेतु 1927 में साइमन कमीशन आया। और इस कमीशन में ऐसा था कि एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं था। ये पूछ लिया जाता है साइमन कमीशन कब आया, तो 1927 डेट आप याद रखें। और जब ये 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा तो भारतीयों ने व्यापक पैमाने पर इसका विरोध किया। और ये कमीशन जब ये लाहौर पहुंचता है दोस्तों, तो लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में वहाँ पे इसका विरोध जो है बिल्कुल सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह टाइप का किया जाता रहता है। लेकिन वो अंग्रेज सत्य की आग्रह को नहीं मानते और इनके ऊपर लाठी चार्ज कर देते हैं। आप देखें कि ये अंग्रेजों का जो अहिंसात्मक जो हमारे महात्मा गांधी जी का नज़रिया था, वो नज़रिया बिल्कुल ये वही महात्मा गांधी की ही टीम में थे। और महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित तो नहीं थे, लाल बाल पाल ये जो है थोड़ा एंटी थे। लेकिन आप देखेंगे फिर भी उनका जो अहिंसा का था जो कदम था, वो इनका अहिंसा का घोल इन्होंने ऐसा पिया कि इनकी टीम ने लाठी खाया और लाठी खाते खाते ये हमारे देश के लिए शहीद हो गए। और इन्होंने लिखा कि मेरे पीठ में किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार फिरंगियों तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट कर देगा। और अंत में नष्ट हुआ भी, लेकिन ये अपनी आंखों से नहीं देख पाए। और अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला पूछ ली जाती हैं तो एनी बेसेंट को आप याद रखना। और गलती नहीं करना है आपको कि आप किसी और को लगाएं। कांग्रेस का 32वां अधिवेशन 1917 कलकत्ता में हुआ था। और यही कलकत्ता वाला जो अधिवेशन था, इसी अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ये एक आयरिश महिला थी जो आयरिश यूरोप में पड़ता है। और कांग्रेस का जो 52वां अधिवेशन है 1939 को त्रिपुरी जबलपुर में होता है। त्रिपुरी कहाँ पड़ता है, तो त्रिपुरी यही है जहाँ कलचुरियों का ये यहाँ पे शासन है। आप हमारे इतिहास के विषय को देखा है तो ये कलचुरियों का एरिया है त्रिपुरी, जो जबलपुर में पड़ता है। और यहाँ पे कांग्रेस का 52वां अधिवेशन हुआ था 1939 में। और यह पहली बार हुआ था कि अध्यक्ष पद हेतु कोई 2 प्रत्याशी यहाँ पे थे। तो एक पट्टाभी सीतारमैया थे, चेले थे जो है गांधी जी के, और एक निर्विरोध थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये विजयी भी रहे, लेकिन बाद में गांधी जी के विरोध और उनके असहयोग को देखते हुए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और ये जो गरीबी हटाओ का नारा है, आप देखें कि ये पूरे गांधी परिवार का सबसे प्यारा नारा है। ये जब ये कहीं विपत्ति में पड़ते हैं तो गरीबी हटाने लगते हैं। और ये गरीबी हटा रहे हैं कब से, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में जब नेहरू थे तब भी ये गरीबी का हटाओ का नारा दे रहे थे। जब इंदिरा जी थी तब भी वो गरीबी हटाओ का नारा दी थी। और इंदिरा गांधी जी के बाद वो राजीव जी भी वही कहते रहे, और उसके बाद सोनिया जी भी वही कहती रही। और आज आप देखें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी भी भारत देश की गरीबी को हटाना चाहते हैं। अब ये कैसे भारत देश की गरीबी हटाएंगे कि इनके आजा परपाजा कहते चले आ रहे हैं भैया गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। और हमारे भारत देश की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय जिसमें गरीबी हटाओ का आप नारा दे रहे हैं, और वो नारा आपका 2021 में भी उतना ही प्रभावी है आपकी पार्टी के लिए। लेकिन ये कांग्रेस की बहुत ही भूल है और कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती है कि एक ही नारा, एक ही नाम जय श्री राम तो चलता है, लेकिन गरीबी हटाओ का नारा ये बार बार कह के आप आगे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। भारतीय राजनीति की जो दशा है और जो दिशा है, दोनों बदल रही है। इसको कांग्रेस का जो प्रतिनिधि और कांग्रेस का जो विचार और कांग्रेस का जो इंस्पायरेबल मंडल है, उसके समझ में ये बातें नहीं आ रही हैं दोस्तों, कि आप गरीबी हटाने के नाम पे भारत के लोगों को अब और अधिक समय तक चूतिया आप नहीं बना सकते हैं। अब आप देखें कि मल्टीमीडिया का ज़माना है और गरीबी अब नहीं हटेगी। अब तो गरीबी हट रही है,
आत्मनिर्भर भारत से। ठीक है दोस्तों, अब गरीबी हट रही है। गरीबी हटाओ के नारे से नहीं, गरीबों और किसानों को 6,000 रुपये देने से। अब गरीबी हट रही है गरीबों का शौचालय बनने से। अब गरीबी हट रही है गरीबों का जो जो प्रधानमंत्री आवास योजना आवास मिलने से। अब गरीबी हट रही है 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि किसानों के पाने से, और सही सही किसानों को लाभ हो रहा है दोस्तों। तो आइए, आप सभी को स्वागत है। और इस गरीबी हटाओ का जो नारा था, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में भी था, और ये गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी के ज़माने में वर्ष 1971 में भी था, और ये गरीबी हटाओ और गरीबी मुख्य विषय वर्ष 2014 के चुनाव में भी था। और ये आप अगला चुनाव देखेंगे जब लोकसभा का, तो जब लोकसभा या कोई भी चुनाव आ जाएगा तो नेता लोग जितने हैं वो गरीबी हटाने लगते हैं हमारे देश की प्यारी प्यारी, हमारे देश की सीधी सादी जनता का। और ये जनता को पूरी तरह से चूतिया और मूर्ख बनाने का कार्य अगर कोई कर रहा है तो ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं जो देश में गरीबी हटाते हटाते हमें लगता है कि कहीं वो खुद ही ना हट जाएं इस धरा से, जिन्होंने आज तक भारत देश की गरीब जनता को हमेशा से ही गरीबी में रखा। आप देखें, आगे हम बढ़ते हैं। आप गरीबी मत हटाइए, आप गरीबों को भी मत हटाइए। आप सबसे पहले भारत देश का विकास करिए। और जो आज़ादी के 70 साल बाद भी आज हमारी प्राथमिक ज़रूरतों के लिए हमारे राजनीतिज्ञ और हमारे नेता लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि जो है ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आप 70 साल बाद भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको पैसा खर्चा करना पड़ रहा है देश की महत्वपूर्ण संपदा का, तो ये तो देश की राजनीति की सही दिशा नहीं है। और बगलीहार परियोजना जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर है दोस्तों, आप इसको याद रखें। और गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भारत का सबसे ऊंचा झरना, इसको जोग या गरसोप या इसको महात्मा गांधी जी भी कहा जाता है, ये शरावती नदी पर है जो कर्नाटक राज्य में पड़ता है। और धुरिया बार बार एग्जाम में आता है, ये हमारे बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। आप देखेंगे भारत में धारणीय विकास की दृष्टि से जो है विद्युत उत्पादन को सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, तो जल विद्युत का जो स्रोत है वो सबसे अच्छा स्रोत है। और वो हमारे एग्जाम में कई बार आया भी हुआ है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कई बार एग्जाम में आया दोस्तों कि धारणीय विकास, ये जो जल विद्युत है, ये जल विद्युत जो है भारत में धारणीय विकास को सबसे अच्छा स्रोत मानता है कि विद्युत उत्पादन अगर हम करें तो जल विद्युत से करें तो ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। और ये कई बार एग्जाम में है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये बिल्कुल आप इसको एकदम दिमाग में बैठा के रखें कि ये हमारे नागपुर में स्थित है, ये हमारा राष्ट्रीय पर्यावरण शोध इंजीनियरिंग संस्थान। और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, यह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, कई बार हमारी परीक्षाओं में पूछा गया है। और आप ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बिल्कुल स्मार्ट एचडी क्लासेस पे इसका बेहतरीन अध्ययन कराया जा रहा है। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय